जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। आज हम लोग संग्राम बैच के तहत पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है, जो 2025 में जो 17 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू है उसके लिए। और ये जो चैप्टर जो आज का जो क्लास होगा ना, उस क्लास में चूंकि विभिन्न विभिन्न चैप्टर से प्रश्न होंगे, तो सारे प्रश्नों को हम लोग तो उसका तो जो यहाँ पर दिया होगा उसका तो उत्तर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग उससे संबंधित जितने भी टर्म होंगे ना, जहां से प्रश्न बनते हैं, उसको भी डिस्कशन हम लोग साथ में करते चलेंगे। तो देखते रहिए, 10 मिनट में हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी विस्तारित रूप से। ठीक है, तो बने रहिए। हम लोग प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्योंकि आप लोग का अगर ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से हमने पहले ही लिख करके रखा है। ठीक है, बस उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप से आपका नित्य रोज संग्राम बैच के तहत आपको नित्य रोज 25 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो चलिए प्रथम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है। इसको क्या कौन सा स्व पढ़ते हैं? मूर्धन्य स्व। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो देखिए, मूर्धन्य स्व का जो उच्चारण स्थान होता है ना, मूर्धा से, मूर्धा री ट ठ ड ढ न र और स। देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ई वाला स्व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा से और कौन कौन वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो री है, ठीक है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है और र है और स है। तो मूर्धा से किसका किसका उच्चारण स्थान है? री ट ठ ड ढ न र और स। ठीक है, तो देख लीजिए, यही पूछ रहा है हमसे। ये जो है इस स का उच्चारण स्थान, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो मूर्धा से है। तो मूर्धा से और भी कौन कौन वर्ण है? तो री है, ट है, ठ है, ड है, ढ, र, न और स। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से। कंठ से आपको पता है कि अ आ क ख ग घ ह विसर्ग, ये सब कंठ से हैं। ठीक है, तालु से ई च छ ज झ य स। तालु से ओष्ठ उ प फ ब भ म। ठीक है, तो ये किससे हैं? ओष्ठ से हैं। बस सुनते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उतना ज्यादा होगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन हर्ष स्वर है? तो हर्ष स्वर या इसी को कहा जाता है एक मात्रिक। हर्ष को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, तो किसमें एक ही मात्रा का प्रयोग है? तो सर एक में, ये अ में। अ इसको क्या पढ़ेंगे? अ में सिर्फ एक मात्रा, अ को ही हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। जब आगे जाएंगे उसी में द्विमात्रिक स्वर आता है। ठीक है, जब फिर आगे जाएंगे तो एक तो और है पलुत स्वर, और पलुत स्वर हिंदी में बहुत कम यूज होता है। जैसे ओम उच्चारण करेंगे ओम का, तो इस टाइप से। ठीक है, लेकिन जो आ है, दीर्घ ई है, ए है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। यहाँ पर हर्ष स्वर यानी एक मात्रिक स्वर पूछ रहा था, तो अ होगा। बातें समझ में आ गई। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह क्या होता है? जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ देखिए, ये तो कॉमा है, ये तो नहीं होगा। ये पूर्ण विराम में तो होगा ही नहीं। ये आपका विस्मादि बोधक चिन्ह है, ये तो होगा नहीं। योजक चिन्ह जैसे ये है, ठीक है ना, योजक चिन्ह ये है, तो इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। हाइफन जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है, उसी को योजक चिन्ह। ये 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द फिक्स रहता है। ये आपके क्या कहते हैं, आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि आपने कितना ज्यादा पुस्तक का अध्ययन किया है, वहां से ये सारे आएंगे। लेकिन फिलहाल चलिए, तालीम, तालीम का इधर से होता हुआ, तालीम इधर से होगा, ये तो गलत ही हो गया। तालीम मतलब होता है शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए विलीन, विलीन सही है। उसके बाद ये देखते हैं बहुमुखी में इधर से अगर रहता ये तो हो जाता बहुमुखी, और समर्पित तो गलत ही है, आधा मुंह होता तो समर्पित होता। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? विलीन। विलीन का ये सही है, विलीन मतलब मिलना। ठीक है, एक में समाहित हो जाना। अब कह रहा है कि जिन वर्ण के उच्चारण में श्वास पूर्व से यानी पहले से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हुंकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का 135 यानी पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद अंतस्थ यानी य, र, ल, व
और आपका ये सब मिलाकर के आपका क्या बन जाता है, अल्प प्राण बन जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पचमा, यानी क हो गया, ग हो गया और पचमा अंग हो गया, य र ल व और ये वाला, ठीक है, द्विगुण, एक द्विगुण मिला करके आपके हो जाते हैं अल्प प्राण, ठीक है। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में सांस पहले से कम मात्रा अल्प लगा हुआ है तो अल्प प्राण मार देंगे। इसकी कुल संख्या 30 होती है, अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़े तो 6 क्या बोल रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व, द्वित्व मतलब उसी का लगातार, जैसे हमने देखा कि अ प्लस अगर हम अ जोड़ ले, एक ही ध्वनि इसका ही आ गया, द्वित्व मतलब उसी का दूसरा, मतलब इसी के जैसा, यहाँ तो द्वित्व लगातार आ गया, द्वित्व मतलब लगातार दो, तो जब ये मिल जाता है तो क्या बन जाता है आ, और आ क्या है तो संयुक्त ध्वनि है, क्या है संयुक्त ध्वनि, यानी जब उसी के जैसा आ जाए, ठीक है, तो उससे किसका निर्माण होता है, संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, संयुक्त ध्वनि का। फिर आगे हम लोग 7वां नंबर की बात करें तो संधि से आपको हर साल 5 प्रश्न मिलेंगे, हर साल 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो संधि में देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोज और उत्सव तो होगा ही नहीं, ठीक है, महज और उत्सव तो होगा ही, ये भी नहीं होगा, महूज और उत्सव ये भी नहीं होगा, यहां पर होगा क्या, तो महाज और उत्सव क्या हो जाता है, महोत्सव, यानी आ और उ मिल करके आपका क्या बना लेता है, ओ बना लेता है, तो वहीं से आ जाता है महोत्सव, क्या हो जाता है, महोत्सव। ये संधि में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है यशः जोड़दा, ये विसर्ग संधि है, लगा हुआ है विसर्ग तो विसर्ग संधि है, कह यशः जोड़दा का संधि विच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर संधि संधि होना चाहिए, विच्छेद नहीं, कि विच्छेद मतलब अलग अलग होता है, इसका संधि क्या होगा, यानी यशः जोड़ विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि यानी मिलान क्या होगा, जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो इसका होता है यशोदा। आप लोग नाम यशोदा तो नाम होता नहीं है, यशोदा तो होता ही नहीं, यशोदा भी नहीं होता, सुने भी होंगे तो क्या यशोदा, क्या हो जाएगा यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद यशः जोड़दा और यशः जोड़दा का संधि क्या होगा, यशोदा, ये बात याद रखेंगे। फिर आगे प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, हर साल गायक पवन नायक, हर साल प्रश्न फिक्स है, पूछना है, तो पज और वन नहीं होगा, पोज और अन होगा, क्या होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पवन पे, तो देखिए पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पोज और अन, पवन का क्या संधि विच्छेद होगा, पोज और अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद। ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, पवन का संधि विच्छेद खास करके क्या हो जाएगा, पोज और अन होगा, वन नहीं मार देना है, पोज और अन पवन होगा। प्रश्न संख्या 10 जो था आपका, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यहाँ यानी वाक्य जहां समाप्त होने कगार पर हो, जहां लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा वाक्य, वहां जो बोलने की जो क्षमता है वो लगता है एकदम सांस के तार टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, वहां जाके किस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, पूर्ण विराम, वहां पर एकदम पूर्ण विराम हो जाते हैं, ठीक है। तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह का, ठीक है। यहां तक देख लीजिए 10 नंबर। 10 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, बोल रहा है कीर्तन शब्द कौन सा लिंग है। अब देखिए लिंग निर्णय हर साल 2 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, और लिंग निर्णय हिंदी व्याकरण का थोड़ा सबसे डिफिकल्ट चीज माना जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न हर साल रहते हैं और विद्यार्थी जवाब नहीं देता, जवाब भी देता है तो चूंकि देखिए ये फंसाने वाला प्रश्न है, बार बार ये अगर टच करिएगा क्या स्त्रीलिंग होगा, क्या, चूंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, कौन कौन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होते, हिंदी में मात्र 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ठीक है, 2 ही लिंग में आपको पकड़ना, उभयलिंग तो पहले ही दोनों ऑप्शन छट जाएगा, बच जाता है ये दोनों में मैटर। तो इसको देखिए पकड़ने का 2 नियम है, आप या तो सर्वनाम का यूज कर लीजिए, या विशेषण का यूज कर लीजिए, या क्या कहते हैं क्रिया का यूज कर लीजिए, इस 3 आधार पर आप पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं क्या, सर्वनाम का यूज कर लेते हैं या क्रिया का या कोई भी चीज। तो हम जैसे बोले कीर्तन, तो हम लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या है, तो सर्वनाम है, हम लोग कीर्तन करते हैं, करना क्या, करना करते हैं क्रिया है, तो करते हैं, चाहे महिला करेगी तब भी वही बात बोलेगा, महिला कीर्तन करेगी ना कि महिला कहेगी हम लोग कीर्तन करती हैं, वो भी नहीं बोलेंगी, वो भी यही बोले हम लोग कीर्तन करते हैं। तो ते जब ही लगा रहता है, दीर्घी की मात्रा तो स्त्रीलिंग का सूचक है, लेकिन जब ते लगा रहता है तो वो पुल्लिंग का सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग कीर्तन करते हैं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है एकता, तो एकता में बल होती है, होती ती दीर्घ ई होती है, तो इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग होगा, क्या हो जाएगा, एकता में बल होती है। तो किस लिंग का उदाहरण, तो स्त्रीलिंग। इसी टाइप से आप वाक्य में यूज करके लिंग निर्णय करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो देखिए नेता का नेत्री,
ठीक है, आचार्य का क्या हो जाएगा आचार्या, इस टाइप से शिक्षक का शिक्षिका, अभिनेता का अभिनेत्री। तो इसी टाइप से करा कि कुजरा का क्या हो जाएगा भाई, तो कुजरा का हो जाएगा कुजरीन, क्या हो जाएगा कुजरीन हो जाएगा, ठीक है, कुजारीन या कुजारा ये सब नहीं होगा, ये होगा आपका शुद्ध। उसके बाद है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, ये देखिए ये पूरा ग्रामर का निचोड़ रहता है, ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ करके स्वयं देखिए, ये स्वयं बुद्धि वाला प्रश्न है कि आपने ग्रामर जितना पढ़ा है उसके आधार पे आपको माना। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, कह रहा बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, चलिए ठीक है, वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती है, तो लग ही रहा है वैसे ही गलत है, बहुत पुलाव बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है, या लजीज है, ये भी इसमें गलती दिया हुआ, इसको भी हमारे शिक्षक पर ये भी गलत है। तो आपका जो सही हो जाएगा यही हो जाएगा, वैसे सही होने की ये भी चांस है, लेकिन पूरा ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये सही है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, यहाँ हो पर अनुस्वार नहीं होगा, एक लगा हुआ तो होगा, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर की बात करें तो परिणाम में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग किसको कहते हैं, जो किसी शब्द से पहले आके लग जाए, ठीक है, पहले आके लग जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नाम में क्या लग गया है, परि लग गया है, तो यहाँ परिणाम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग, क्या हो जाएगा परि, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करें तो गायक में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंतिम में जुड़े, शब्द के अंतिम में जुड़कर उसको पूरा परिवर्तन कर देते। जब गायक का देखिए उच्चारण करें, गायक अक अक, गायक अक आ रहा है, अक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा गायक में ये हो जाएगा। इसी में कहेगा लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। इसी टाइप से वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, वास्तविक इक इक वास्तविक, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार, रचना या बनावट के दृष्टि शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना या बनावट के दृष्टि से क्या हो जाएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो जाएगा। इसके बाद इसी में आता है कि भाई निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर दोनों शब्द का समान अर्थ निकले, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीला को तोड़िएगा, पी इस शब्द टूटेगा, पी जोड़ ला, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है दोनों का। नमक का भी नौ जोड़ मक अर्थ नहीं है, लेकिन दूध जोड़ वाला, यहाँ जो दूध को अलग कर देंगे, वाला मतलब देने वाला, ठीक है। उसके बाद दूध, दूध तो समझ में करते हैं, तो ये दब जो दोनों को अलग हम करेंगे, जुदा करेंगे, अलग करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। काम तो होगा ही नहीं जब उसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है। अब देखिए तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द के प्रकार होते हैं, आगे जाके पढ़ना है इसमें। तो आप देखिए तद्भव शब्द किसको बोलेंगे, तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द को कहा जाता है कि जो संस्कृत या संस्कृत के मूल शब्द हैं उसको हम लोग बिगाड़ करके लिखे हैं। तो यहाँ देखिए यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। तो जैसे हमने बोला कि क्षीर तो चलिए शुद्ध संस्कृत शब्द है, ये भी इधर संस्कृत ही है या अदर भाषा से जो लाया, जिसको ना परिवर्तन किया, ज्यों का त्यों हम लोग। लेकिन ये जो आग है, आग, आग पहले अग्नि था, ठीक है, अग्नि को हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, आग बना लिया। इसी में आप लोग देखे होंगे कर्पूर को कन्वर्ट करके हम लोग क्या बना लेते हैं, कपूर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारा आता है प्रश्न। तो यहाँ पर जो तद्भव बोल रहा है तो यहाँ आ होगा, क्योंकि तद्भव जो आग का जो तत्सम होगा वो होगा अग्नि, ठीक है। फिर बोला निम्न में कौन तत्सम है, तो तत्सम संस्कृत वाला कौन शब्द सुनने में आपको लग रहा है, ये खरपर लग रहा है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, वो सब नहीं है संस्कृत के शब्द। उसके बाद है, ये तो हो गया 20 नंबर आपको देख लिए यहाँ तक। फिर आगे हम लोग बात करते हैं 5 ऑब्जेक्टिव और देखते हैं, चूंकि 100 ऑब्जेक्टिव हिंदी में रहता है तो 25-25 4 दिन करके कर लेंगे तो एक सेट मेरा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग फिर आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग लिख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए जरूर। चलिए तो चलिए कहां तक, 20 नंबर तक देख लिए थे। अब 21 की बात करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है। तो देखिए इससे प्रश्न रहते हैं। तो आपका जैसे इंग्लिश में आप लोग टेंस पढ़ते हैं तो वहां अलग हो जाए, लेकिन हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग देखते हैं चूंकि है लगा हुआ है, तो है में अधिकतर हम बात किसका करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वर्तमान वर्तमान काल के हिंदी व्याकरण में 5 भेद है। कितने भेद है, क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान काल के हिंदी व्याकरण में 5 भेद हैं। क्या उसके बाद हिंदी व्याकरण में भूतकाल के कितने भेद है, तो 6 भेद है। और हिंदी व्याकरण में भविष्यत काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। ये प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर चूंकि राम ने पुस्तक पढ़ी है,
ठीक है। तो राम ने पुस्तक, जैसे हमने कहा हमने पुस्तक पढ़ी, यानी वो काम तुरंत तुरंत पूरा हुआ है। कहाँ? भविष्य वर्तमान काल में वो काम तुरंत तुरंत पूरा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर बात क्या दिया हुआ है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। ठीक है, इसी में अगला बात करें तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? भेद की बात करें तो 6 और कुल संख्या पूछे तो 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं और संख्या कितने हैं? 11 है। ये बात याद रखना है। इसी सर्वनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी पता नहीं क्या खाया, कुछ नहीं खाया है। अनिश्चय है कि क्या खाया है, मतलब निश्चित थोड़ी है कि क्या खाया, कुछ नहीं खाया है। मोहन ने कुछ नहीं खाया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ये प्रश्नवाचक नहीं मारना है। निजवाचक में जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। प्रश्नवाचक में जैसे तुम कौन हो, ठीक है, क्या, ये सब आ जाएगा प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक में हम, तुम, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कुछ नहीं खाना मतलब अनिश्चय। क्या खाया फिक्स नहीं है, कुछ भी खा लिया नहीं, कहता कुछ खा लो। क्या खाना है फिक्स नहीं है भाई। 24 नंबर की बात करते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर देखिए, बाधा दूर कर होना ना, कलम तोड़ कर फेंक देना ना। सी, बढ़िया लिखना ना, कहता आज कलम तोड़ कर लिख कर आए, कहने का अर्थ खूब लिखे, खूब बढ़िया से लिखे। तो कलम तोड़ना क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना या खूब लिखना। अगला है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। लोकोक्ति का अर्थ है कि आंख के अंधे और गांठ के पूरे, इन्हें मतलब आंख का अंधा और गांठ में रुपया बांध कर रखा, ये वाला बात नहीं। आंख के अंधे गांठ के पूरे। ऑप्शन नंबर, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति ना, अपनी बुराई नहीं दिखती, ये भी नहीं हो जाएगा। दोहरा लाभ होना ना, मूर्ख धनवान। नहीं कहता आंख के अंधा यानी एकदम पूरा लोल है सब चीज, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। मूर्ख है लेकिन पैसा बहुत है। तो वही आंख के अंधे गांठ के पूरे। गांठ में यहाँ पर रुपया से लेना देना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा? मूर्ख धनवान। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोग से। इसी टाइप से संग्राम बैच जो हम लोग के द्वारा शुरू किया गया है, इसी टाइप से सीरीज लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।